आइए इतिहास के एक ऐसे हैरान कर देने वाले मोड़ पर चलते हैं जहां हम समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, जी हां, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ने 1000 साल के इतिहास में एक विशाल साम्राज्य को पहले तो जमीन से आसमान तक पहुंचाया और फिर उसी तकनीक को नकारने से वो पूरा का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे इंक और ऐश यानी स्याही और राख की कहानी की। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? कैसे एक अकेली तकनीक को अपनाने से एक पूरी दुनिया रोशन हो गई और दूसरी तरफ एक नई तकनीक को ठुकराने से सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ गहरे अंधकार में चला गया। चलिए इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पूरी सभ्यता का भविष्य महज इस बात पर टिका था कि वहां ज्ञान और सूचना का फैलाव किस तरह हो रहा है। भाग 1, शुरुआती इतिहास को सहेजना, यादों से पैपायरस तक। पैगंबर के बिल्कुल शुरुआती दौर में इतिहास पूरी तरह से मौखिक था, मतलब लोगों को बातें ज़बानी याद हुआ करती थीं। लेकिन जाहिर है जैसे जैसे पहली पीढ़ी के लोग गुजरने लगे तो एक बहुत बड़ी घबराहट शुरू हुई कि इन यादों को कागज़ पर कैसे उतारा जाए। उमैया खलीफाओं ने इब्न शिहाब से पहली किताबें लिखवाईं और फिर अब्बासी दौर में इब्न इसहाक की इतिहास की किताब सामने आई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। शुरुआती खलीफाओं की लिखवाई गई कई बेहद ज़रूरी किताबें हमेशा के लिए गायब हो गईं। क्यों? क्योंकि वो पपायरस पर लिखी गई थीं। अभी पपायरस के पत्ते इतने नाजुक और महंगे होते थे कि वो समय की मार झेल ही नहीं पाए। भाग 2, कागज की क्रांति, साम्राज्य का बदलाव। पेपायरस की ये कमजोरी वाकई एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन फिर अब्बासी खिलाफत के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पूरब में चीन के साथ एक जंग हुई और सच माने तो इस जंग ने इस्लामिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस निर्णायक लड़ाई में मुस्लिम फौजों ने कुछ चीनी सैनिकों को बंदी बनाया और दिलचस्प बात यह है कि इन सैनिकों के पास एक बहुत ही बड़ा राज था, एक ऐसा राज जिसे चीन ने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था, कागज बनाने की तकनीक। बस फिर क्या था, इस नई तकनीक के हाथ लगते ही जैसे ज्ञान की एक बाढ़ सी आ गई। खलीफा अल मंसूर की नई राजधानी बगदाद रातों रात दुनिया की नई बौद्धिक राजधानी बन गई और इस पूरी क्रांति का केंद्र बना एक बेहद ही शानदार संस्थान जिसे हम बैत अल हिकमा या हाउस ऑफ विजडम के नाम से जानते हैं। ये उस वक्त का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल हब था। अब खलीफा हारून अल रशीद ने तो इस तकनीक को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने हाउस ऑफ विजडम के बिल्कुल बगल में पानी से चलने वाली विशाल पेपर फैक्ट्रियां लगा दी। हैरानी होती है देखकर कि उन फैक्ट्रियों से हर दिन हजारों पन्ने बनने लगे। किताबों की कॉपी बनाना और उन्हें पूरी दुनिया में फैलाना अब इतना आसान हो गया था कि इस एक कदम ने इस्लामी दुनिया को यूरोप के मुकाबले पूरे 300 साल की बढ़त दिला दी। 300 साल बहुत बड़ा फासला होता है। भाग 3, ज्ञान का सुनहरा युग, महान विद्वानों का दौर। कागज की समस्या सुलझते ही ज्ञान का जो विस्फोट हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। सस्ते कागज ने अल तबरी और इब्न असाकिर जैसे महान विद्वानों को ऐसे ऐसे काम करने की आज़ादी दी जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। इब्न हिशाम ने इतिहास लिखा जो आज भी हमारे पास है। अल तबरी का जज्बा तो देखिए, उन्होंने अपना काम इतनी निष्ठा से किया कि सोने से भरा खजाना ठुकरा दिया और सिर्फ 10 दिनार की मामूली सैलरी पर पढ़ाना जारी रखा। इसी तरह इब्न असाकिर ने 70 वॉल्यूम का एक विशाल ग्रंथ लिख डाला जिसने आगे चलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को यरूशलेम वापस लेने के लिए प्रेरित किया। और फिर इब्न अल असीर ने सलाहुद्दीन की जीतों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया। ये सब कुछ, ये पूरी बौद्धिक आज़ादी सिर्फ और सिर्फ उस सस्ते कागज की वजह से मुमकिन हो पाई थी। भाग 4, बगदाद का विनाश, लाल और काली नदियां। लेकिन समय का पहिया घूमता है। जैसे जैसे सदियां बीती, इस विशाल साम्राज्य में एक अजीब सी सुस्ती आ गई। और ये बात इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है कि जब पूरब से चंगेज खान के पोते हलाकू खान की खूंखार फौज बगदाद की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, तब बगदाद के विद्वान क्या कर रहे थे? वो समाज विज्ञान और ज़मीनी हकीकत को छोड़कर आपस में इस तरह की बेमतलब बहसों में उलझे थे कि एक सुई की नोक पर आखिर कितने फरिश्ते बैठ सकते हैं। मतलब तबाही दरवाजे पर खड़ी थी और पूरा ध्यान अमूर्त बहसों पर था।
इसके बाद जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मंगोल फौजों ने बगदाद में कत्ले आम मचा दिया। ऐसा कहा जाता है कि टिग्रिस यानी दजला नदी का पानी लोगों के खून से बिल्कुल लाल हो गया था और फिर उस महान हाउस ऑफ विजडम को आग लगा दी गई। अनगिनत किताबों को उसी नदी में फेंक दिया गया। उन बेशकीमती किताबों की स्याही से उस नदी का लाल पानी अब बिल्कुल काला पड़ गया था। वो विशाल पेपर फैक्ट्रियां जो कभी ज्ञान का केंद्र हुआ करती थीं, उन्हें पूरी तरह से राख में मिला दिया गया। इंक एंड ऐश, स्याही और राख। 400 साल की बेजोड़ प्रगति सचमुच पानी में बह गई। हालांकि इस घोर निराशा के बीच भी इब्ने कसीर और इब्ने खल्दून जैसे महान विद्वान सामने आए। इब्ने कसीर ने अल बिदाया वल निहाया जैसा विस्तृत इतिहास लिखा और इब्ने खल्दून ने तो वो बुनियादी सिद्धांत दिए जो आज भी हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा और परमानेंट बदलाव हो चुका था। कागज बनाने का जो मुख्य केंद्र कभी बगदाद हुआ करता था, वो हमेशा के लिए छिनकर ईसाई यूरोप की तरफ चला गया। भाग 5, सबसे बड़ी गलती, खुद किया अपना पतन। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। ये वो वक्त था जब महान विद्वान इब्ने खल्दून का निधन हुआ और बिल्कुल उसी साल यूरोप में गुटेनबर्ग ने एक ऐसी चीज बनाई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, प्रिंटिंग प्रेस। अब इन दोनों दुनियाओं का फर्क बहुत साफ दिखाई देता है। एक तरफ उस्मानिया सल्तनत थी जो मुसलमानों की नई सुपर पावर थी, पर वहां एक इंसान अपने हाथों से दिन भर में मुश्किल से 40 पन्ने लिख पाता था। और दूसरी तरफ उसी प्रिंटिंग प्रेस की मदद से यूरोप में हर दिन 4000 पन्ने छापे जा रहे थे। 40 और 4000। ज्ञान के फैलाव का ये अंतर आसमान और जमीन का हो चुका था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस्मानी नेताओं और विद्वानों ने एक बहुत ही भयंकर फैसला लिया। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। उनका अजीब सा तर्क था कि इल्म यानी ज्ञान सिर्फ कलम से आना चाहिए, मशीनों से नहीं। कुछ लोगों ने तो इसे एक ईसाई आविष्कार बताकर पूरी तरह से खारिज कर दिया। पर असल बात शायद ये थी कि विद्वानों को ये डर सताने लगा था कि अगर ज्ञान हर आम इंसान के हाथ में पहुंच गया तो समाज पर से उनका अपना कंट्रोल खत्म हो जाएगा। 300 साल उस्मानिया सल्तनत को अपनी इस ऐतिहासिक गलती का एहसास होने में पूरे 300 साल लग गए। ये एक इतनी लंबी और दर्दनाक देरी थी जिसने उनके बौद्धिक पतन पर हमेशा हमेशा के लिए मुहर लगा दी। जब तक उन्होंने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया, तब तक बाकी की दुनिया बहुत बहुत आगे निकल चुकी थी। सवाल ये है कि इन 3 खोई हुई सदियों में हुआ क्या? जहां एक और यूरोप ज्ञान की ताकत से यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज की झड़ी लगा रहा था, जहां से गैलीलियो और न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक निकल रहे थे, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम साम्राज्य अपनी सारी दौलत और ताकत को आम जनता की शिक्षा में लगाने के बजाय ताजमहल जैसी भव्य और शानदार इमारतें बनाने में लगा रहे थे। प्राथमिकताओं का यह अंतर आज भी इतिहास के पन्नों में साफ देखा जा सकता है। इस पूरी कहानी के विडंबना देखिए। एक ऐसा सुनहरा युग जिसने बड़े ही चाव से विदेशी पेपर टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपने साम्राज्य की नींव रखी थी, उसी ने एक नई तकनीक यानी प्रिंटिंग प्रेस को नकार कर खुद अपने ही पतन का रास्ता तैयार कर लिया। ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरा और चुभता हुआ सवाल देकर जाता है। अगर किसी भी सभ्यता का जिंदा रहना नई तकनीक को अपनाने पर निर्भर करता है, तो आज के दौर का वो कौन सा आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस है जिसे शायद आज हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से गौर करने की ज़रूरत है। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।